साउंड का ये क्लास 8th का चैप्टर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आप लोग इसको 8th में अच्छी तरह से पढ़ो क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर फिर से आने वाला है। इसी का थोड़ा सा डिटेल्ड फॉर्म आएगा। मैं हूं दीपा और ये है दीपा's ट्यूटोरियल। ठीक है, तो आज हम साउंड का सबसे पहले तो कर लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है। तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर मैं बोल रही हूं तो मेरा वोकल कॉर्ड वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, अगर एक ड्रम बज रहा है तो उसकी मेम्ब्रेन वाइब्रेट कर रही है। अगर एक फ्लूट बज रही है तो उसके अंदर जो एयर कॉलम है वो वाइब्रेट कर रहे हैं। और अगर एक वीणा बज रही है, सितार बज रहा है, गिटार बज रहा है तो उनके अंदर स्ट्रिंग्स वाइब्रेट कर रही है। ठीक है, और दूसरी चीज है साउंड के बारे में। तो पहली चीज तो हो गई साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। दूसरा हो गया कि साउंड जो है इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, और तीसरा हो गया कि साउंड नीड्स अ मीडियम टू प्रोपोगेट। अगर स्पेस में होंगे तो हमें साउंड नहीं सुनाई देगी, अगर वैक्यूम होगा तो साउंड नहीं सुनाई देगी। तो साउंड को प्रोपोगेट होने के लिए, मूव होने के लिए क्या चाहिए होता है? एक मीडियम चाहिए होता है। जैसे एयर, हमारे सामने एयर मीडियम है। ठीक है, तो अब इसमें एक चीज है कि साउंड हमने बोला जो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो वाइब्रेशन क्या है? वाइब्रेशन क्या है? वाइब्रेशन है टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मक्खी है ना, ऐसे ऐसे अपने पंख करती रहती है तो वो वाइब्रेशन है। ऐसे करके ट्यूनिंग फोर्क होता है, तो इसको अगर आप ऐसे ऐसे मारोगे ना, इसका ये यू वाला शेप, तो ये इधर 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 और इधर ऐसे करके ये वाइब्रेशन करने लग जाएगा, इससे साउंड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो साउंड जो है ये, सॉरी, वाइब्रेशन जो है वो क्या है? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, वाइब्रेशन को ऑसिलेशन भी बोलते हैं कि ऑसिलेटरी मोशन है। आपने 6th क्लास में पढ़ा था डिफरेंट टाइप के मोशन, तो वहां पे ऑसिलेटरी मोशन क्या है? मोशन मतलब टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑसिलेटरी मोशन। कहेंगे वन ऑसिलेशन क्या है? आपने पेंडुलम देखा है ना, ये पेंडुलम है ना, तो पेंडुलम को क्या करता है? झूले जैसा आप झूला झूलते हो उसी तरह से है। तो ये पेंडुलम क्या करता है? यहां जाएगा, उसके बाद यहां जाएगा, उसके बाद यहां आएगा। ये इसका एक ऑसिलेशन है। मतलब mean position to extreme position, then another extreme position and back to the mean position is one oscillation. A to B, B to C and C to A, या फिर B to C and C to B through A। तो मतलब जहां से चला है अगर वहां एक चक्कर लगा के वापस आएगा तो एक वन ऑसिलेशन वो है। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन हो गई आपकी वन ऑसिलेशन की। अब उसके बाद साउंड जो है ना वो एक वेव की तरह ट्रेवल करता है, लहर, लतांग की तरह ट्रेवल करता है। तो साउंड वेव जो है वो क्या है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव है, हम लोग बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव मतलब जब मैं बोल रही हूं तो मैंने कहा था ना कि मीडियम जो है उसको चाहिए। जब मैं बोल रही हूं और मैं वाइब्रेशन मेरे वोकल कॉर्ड में आ रहे हैं, उससे हवा निकल रही है, आप अपने मुंह के सामने ऐसे बोल के देखोगे तो आपको पता लगेगा कि कभी तो हाथ पे हवा आ रही है तेजी से और कभी नहीं आ रही। जब हवा आती है ना तो वो पार्टिकल्स को दबा देती है, और जब नहीं आ रही तो पार्टिकल्स दूर दूर है, तब तक कि आगे दबी हुई हवा ना आगे चली जाती है। इसको बोलते हैं कंप्रेशन। और जो जो मतलब जो कम डेंसिटी वाली हवा है उसको बोलते हैं रैरेफैक्शन। ठीक है, इसको हम वेव ना कुछ इस तरह से दिखाते हैं साउंड वेव को, लेकिन ये ऐसे ट्रेवल नहीं करती। यहां पर हम लिख देंगे डेंसिटी। ठीक है, ये आप 9th क्लास में पढ़ोगे, डेंसिटी या प्रेशर। ठीक है, जो इंक्रीज हो रहा है ऐसे। तो ये इस तरह से दिखा जरूर रहे हैं, लेकिन पार्टिकल्स ना ऐसे ऐसे मेरी साउंड आपकी ओर को आ रही है तो ये जो पार्टिकल्स है हमारे बीच में ये ऐसे ऐसे ट्रेवल हो रहे हैं, ऐसे ऐसे वाइब्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो ये वन ऑसिलेशन क्या हो रहा है? एक कंप्रेशन और एक रैरेफैक्शन से बनता है, या फिर हम कहेंगे ये कंप्रेशन और ये रैरेफैक्शन। तो यहां से यहां ये एक ऑसिलेशन है। ठीक है, ऑसिलेशन। अब आप देखोगे, मैं इसको अगर यहां पर मैं एक और बनाऊं तो ये साउंड जो है बिल्कुल सॉफ्ट साउंड है, इसमें ये चीज जो है कम है, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि साउंड जो है वो क्या है? एक वेव है, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहले मैंने जो बताया वही बता देती हूं। ये मैंने बताया है एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। ठीक है, अगर मेरे को इस पेंडुलम का अगर देखना है एम्पलीट्यूड तो ये रहा, अगर यहां तक जाता तो एम्पलीट्यूड ये हो जाता, भाई मीन पोजीशन से कितनी दूर गया, जैसे ट्यूनिंग फोर्क अपनी मीन पोजीशन से यहां तक गया ना, ये इसका एम्पलीट्यूड है। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर एम्पलीट्यूड कम होता है तो साउंड क्या होती है, सॉफ्ट होती है, अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है तो साउंड क्या होती है, लाउड होती है। तो ये आ गया हमारा एक तो एम्पलीट्यूड। ठीक है, दूसरी चीज हमारा इसमें आ जाता है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस या वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मतलब हाउ फ्रीक्वेंट समथिंग इज हैपनिंग, तो हाउ फ्रीक्वेंट these vibrations are occurring in 1 second is frequency। इसकी जो SI यूनिट होती है ना, वो क्या होती है, वो होती है हर्ट्ज। ठीक है, HZ से डिनोट करेंगे हम इसको, हर्ट्ज है, हर्ट्ज साइंटिस्ट है उनके नाम पे है। इसकी SI यूनिट क्या होगी, SI यूनिट, क्योंकि ये तो डिस्टेंस है ना एम्पलीट्यूड, तो इसकी SI यूनिट मीटर होनी चाहिए। तो ये आ गई आपकी हर्ट्ज, इसकी यूनिट आ गई है, और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तीसरी चीज आपका आ जाएगा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड जो होता है वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, मतलब अगर आपका फ्रीक्वेंसी 2 है तो टाइम पीरियड 1/2 आ जाएगा। ठीक है, टाइम पीरियड है आपका टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन। समझ में आया? तो एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड। और टाइम पीरियड क्या है, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती होगी, इसकी एसआई यूनिट होती होगी सेकेंड। ठीक है ना, तो अब जो है इसमें एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जो है 20 ऑसिलेशंस कर रहा है, 20 ऑसिलेशंस इन 5 सेकेंड्स। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो मेरे को बता दो कि फ्रीक्वेंसी कितनी होगी और टाइम पीरियड कितना होगा। ऐसे फ्रीक्वेंसी को ना हम ऐसे न्यू से शो करते हैं, बट अब मैं एफ ही लिख रही हूँ आपके लिए, अगले साल देखोगे आप। तो अब मैंने क्या कहा था, या तो आप फॉर्मूला याद कर लो, या तो आप ये देखो फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। तो यूनिटरी मेथड से कर सकते हो, 5 सेकेंड इक्वल टू 20 वाइब्रेशंस। तो 1 सेकेंड इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20/5, दैट इज इक्वल टू 4 हर्ट्ज। 4 हर्ट्ज हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई। तो टाइम पीरियड कितना होगा, 1/f, दैट इज इक्वल टू 1/4 सेकेंड। समझ में आ गया, इजी है ना। या फिर आप इसका फॉर्मूला बना सकते हो इसी से, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ वाइब्रेशंस अपॉन टाइम टेकन, और अगर टाइम पीरियड का बनाना हो तो टाइम टेकन अपॉन नंबर ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है ना, तो ये आपका फॉर्मूला एक फ्रीक्वेंसी के लिए बन गया। ठीक है, तो ये आ गई आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव, जिसमें आया आपका टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब बात करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड क्या होते हैं, साउंड के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो साउंड के आपकी क्लास में 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। इसमें नंबर 1 आपका है लाउडनेस, जिसकी अभी मैंने बात की थी कि ये लाउड साउंड है, सॉफ्ट साउंड है। लाउड साउंड किसकी होती है, जैसे लायन की, जैसे मेन्स वॉइस जो होती है वो क्या होती है, लाउड साउंड होती है। तो उसमें क्या होता है, एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है। ये है लाउड साउंड, और ये आपकी है सॉफ्ट साउंड। ये कैसी साउंड है, सॉफ्ट साउंड। ठीक है, ऐसे बना लेंगे इसको। तो ये लाउड साउंड है, सॉफ्ट साउंड है, आइडेंटिफाई करने के लिए आता है। अब देखो, जब हम एम्पलीट्यूड को बढ़ाते हैं ना, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर जो है वो लाउडनेस के प्रोपोर्शनल, लाउडनेस प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। इसका मतलब है अगर मैंने एम्पलीट्यूड को 2 गुना किया तो लाउडनेस 4 गुनी हो जाएगी, अगर 3 गुना किया तो 9 गुनी होगी, 6 नहीं। ठीक है, तो 9 गुनी हमारी क्या हो जाएगी, लाउडनेस हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो बात आ गई लाउडनेस की। अब बात करते हैं पिच की। ठीक है, तो पिच क्या होती है, पिच होती है श्रिलनेस।
श्रिलनेस। श्रिलनेस मतलब जो चीखने की आवाज सी होती है ना, जैसे प्रेशर कुकर की विसिल या फिर कोई भी विसिल, ठीक है, या फिर बेबी चीखता है बहुत जोर से ऐ करके, तो वो श्रिल वॉइस होती है। तो ये जो है पिच क्या होता है, मोर फ्रीक्वेंसी मोर पिच, मोर फ्रीक्वेंसी मोर पिच, ठीक है। तो देखते हैं उसका कैसे बनाएंगे हम, और उसके बाद ऐसे अगर बनाऊंगी, ये देख लो, इसमें ये जो है मोर पिच है, क्यों, क्योंकि इतनी सी देर में इसकी देखो एक ऑसिलेशन, दो ऑसिलेशन, तीन ऑसिलेशन हो रहे हैं, और इसके सिर्फ एक ही ऑसिलेशन हो रहा है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1, और इसकी फ्रीक्वेंसी यहां पर 3 है, अगर ये टाइम 1 सेकेंड है तो, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज है और इसकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है। तो इसकी पिच ज्यादा है इस वाले साउंड की, और इसकी पिच क्या है, कम है, ठीक है। अब टाइप ऑफ साउंड की बात करते हैं। टाइप ऑफ साउंड क्या है, साउंड आपकी ना बहुत सारे टाइप की होती है। एक्चुअली वाइब्रेशन जो है हमें जो सुनाई दे रही है, हम सोच रहे हैं हमारे चारों ओर जो भी आवाज हो रही है वो हमें सुनाई दे रही है, पर ऐसा नहीं है बेटा। ऐसा है कि जो हमारी साउंड, जो ऑडिबल साउंड है ना, जो हमें सुनाई देती है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। इजी है ना याद करना, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, दिस इज ऑडिबल साउंड, ठीक है, ऑडिबल साउंड। तो लेस देन 20 हर्ट्ज क्या होती होगी, लेस देन 20 हर्ट्ज इज इंफ्रा साउंड, इनऑडिबल है ये, इंफ्रा साउंड। एंड मोर देन 20,000 हर्ट्ज क्या होगी, मोर देन 20K हर्ट्ज भी लिख देते हैं, 20,000 हर्ट्ज क्या हो जाएगी, अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड सुना आपने कभी, अल्ट्रासाउंड मेडिकल फील्ड में बहुत यूज होता है। अल्ट्रासाउंड ना एकदम सीधे सीधे चलती है, इसलिए ऑर्गन्स के कोई भी बीमारी, स्टोन वगैरह पता करने के लिए हम पेट वगैरह का अल्ट्रासाउंड कराते हैं, वो अल्ट्रासाउंड है, ठीक है। उसमें ये वाली साउंड यूज होती है। और भी बहुत सारे यूजेस के, मेटल ब्लॉक्स में कोई फ्लॉ तो नहीं है ये देखने के लिए भी करते हैं। कोई मुड़ी तुड़ी पाइप में अगर जैसे ग्रीस वगैरह कुछ फंस गया, ब्लॉकेज है, वहां पे भी अल्ट्रासाउंड को यूज करते हैं। तो ये इंफ्रासाउंड जो है काफी सारे एनिमल सुन सकते हैं, अल्ट्रासाउंड भी काफी सारे एनिमल सुन सकते हैं, लेकिन ह्यूमंस के लिए ऑडिबल साउंड कितनी है, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। राइनो जो है वो इंफ्रासाउंड सुन सकते हैं, और डॉग्स वगैरह ये सब अल्ट्रासाउंड सुन सकते हैं, डॉग, व्हेल, डॉल्फिन ये सब सुन सकते हैं, ठीक है। तो और बैट जो है वो तो अल्ट्रासाउंड से ही अपना शिकार करता है। तो ये हमारी आ गई है अल्ट्रा, मतलब टाइप ऑफ साउंड की, ऑडिबल है कि कैसे, ठीक है। अब बात करते हैं कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए। साउंड नीड्स अ मीडियम टू प्रोपोगेट, साउंड नीड्स अ मीडियम, ठीक है। अगर हमने एक बेल रखी ना, एक जार के अंदर हमने एक मान लो मोबाइल रख लिया, ठीक है, मोबाइल रख लिया, और हम इसमें बाहर से रिंग कर रहे हैं तो हमें सुनाई दे रहा है, और फिर हम इसके अंदर एक वैक्यूम पंप लगा देते हैं। तो वैक्यूम पंप से हम जैसे जैसे हवा निकालते जाएंगे ना, तो इसकी बेल हमारी फीबल होती जाएगी, क्योंकि इसके अंदर एयर क्या हो रही है, कम होती जा रही है। क्योंकि क्या होता है, जैसे साउंड प्रोड्यूस होती है तो वहां पर वो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट अपनी एनर्जी को नेबरिंग पार्टिकल्स को ट्रांसफर कर देता है। वो अपनी जगह से जाते नहीं है पार्टिकल्स वहां तक, मेरी आवाज आपके कान तक जाने के लिए ये पार्टिकल्स ट्रेवल, पूरा पार्टिकल ये आपके कान तक नहीं जा रहा है, ये पार्टिकल अपने अगले पार्टिकल को, फिर वो अगले, जैसे पासिंग द पार्सल होता है ना, वैसे ये साउंड मूव कर रही है, ठीक है। तो ये वैसे ये साउंड कहाँ चली जाती है, आगे जाती है। तो जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे साउंड का ट्रैवलिंग उतना इजी हो जाएगा। इसलिए जो स्पीड होती है साउंड की इन सॉलिड्स, वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है इन लिक्विड से, और फिर उसके मैक्सिमम होती है, इससे लिक्विड से ज्यादा होती है, और ये गैस में सबसे कम होती है, ठीक है। जितनी डेंसिटी गैस की कम होती जाएगी, ये उतनी ही स्पीड क्या होगी, कम होती जाएगी, क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल्स पास हैं, जिनको पास करना है साउंड को आगे,
ठीक है। हमने साउंड की बात की थी ना कि साउंड तो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो आप बहुत तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानते हो, जो कि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक आपके होते हैं स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट जो कि आपके आ गए सितार, है ना, वीणा, गिटार, ठीक है। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट एक तारा भी होता है, एक सिंगल स्ट्रिंग होती है उसमें, ठीक है। और उसके बाद दूसरे होते हैं हमारे परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स में क्या वाइब्रेट करता है, मेम्ब्रेन वाइब्रेट करती है, और इसमें आपका आ जाएगा तबला, और आ जाएगा ड्रम, और आ जाएगा ढोल, है ना, ढोलक, ये सब चीजें। और तीसरे आपके होते हैं एयर कॉलम इंस्ट्रूमेंट। एयर कॉलम इंस्ट्रूमेंट में आपका आ जाएगा फ्लूट, और आपका आ जाएगा ट्रम्पेट, ठीक है। तो ये सब चीजों में क्या होता है, अलग अलग तरह से क्या चीज वाइब्रेट कर रही है उसके हिसाब से आपके 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट आ गए, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट और एयर कॉलम इंस्ट्रूमेंट। आपको अब देखते हैं कि ह्यूमंस में फिर साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, क्या चीज वाइब्रेट कर रहा है। यहाँ पर विंड पाइप जहां खत्म होती है, विंड पाइप के टॉप में आप अपने हाथ लगा के देखो यहाँ पे, तो आपको कुछ वाइब्रेट करता हुआ फील होगा, वाइब्रेशन होगी, ऐसे करके बोलोगे तो वाइब्रेशन होगी, ठीक है। तो हमारा जो वो विंड पाइप है उसके ऊपर एक ऐसा तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, ऐसे बटरफ्लाई सा होता है, तो इसमें इसको हम लैरिंग्स बोलते हैं या वॉइस बॉक्स बोलते हैं। तो इसमें ये ना वोकल कॉर्ड्स हैं, ये वोकल कॉर्ड्स दोनों क्या करती हैं, वाइब्रेट करती हैं। कब, जब इस स्लिट पर से, ये है स्लिट, फाइन स्लिट है, इस स्लिट पर से जब हमारे लंग से हवा निकलती है ना तेजी से, तो ये वाइब्रेशन, ये पतले से होते हैं, ये वाइब्रेट करते हैं, इससे साउंड प्रोड्यूस होती है। तो गले से साउंड जो निकली ना ऐसे करके, उससे हम डिफरेंट टाइप के वर्ड्स बोल रहे हैं, डिफरेंट टाइप की आवाजें निकाल रहे हैं। उसमें आप ध्यान से देखो तो आपके टंग और आपकी टीथ जो है वो हेल्प कर रही है। कभी आपकी टंग तालू पे लग रही है, ऊपर पैलेट पे, कभी नीचे, कभी दांतों पे, है ना। अगर आप हिंदी के थोड़ा सा वर्णमाला याद करो तो बोलते हैं दंती श, मूर्धन्ती श, तो ऐसे ऐसे करके, मतलब जो दांत में लग रहा है वो वाला श, जब दांत में जीभ लग रही है, ऐसे वाले, ठीक है। तो ये जो है साउंड, हम जो अलग अलग आवाजें प्रोड्यूस कर, एक आवाज निकल रही है यहाँ से, उससे डिफरेंट तरह के शब्द जो हम बोल रहे हैं उसमें हमारे दांत और ये सब हेल्प कर रहे हैं, टंग, ठीक है। तो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, वोकल कॉर्ड्स हैं। कभी हमारा गला खराब होता है या हम इसको ऐसे दबा दें तो फिर हमारी आवाज जो है गड़बड़ाती है। या आपने एज ऑफ एडोलसेंस पढ़ा, तो वहां आपने पढ़ा कि बॉयज के जो सेकेंडरी सेक्सुअल ट्रेट्स में एडम्स एप्पल आ जाता है, यहाँ पे प्रोट्रूडिंग पार्ट होता है। तो उससे क्या होता है, बॉयज की वॉइस जो होती है एडोलसेंस की एज में क्या होती है, थोड़ी सी हार्श हो जाती है, ठीक है ना। तो क्योंकि आप ये जो वाइब्रेशन है उसके ऊपर अगर कुछ बैठ गया तो वाइब्रेशन में तो चेंज आ ही जाएगा ना, तो आवाज में भी चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गए आपके कि ह्यूमंस में साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, ठीक है। उसके बाद फिर अब एक चीज है नॉइज। अब नॉइज क्या है, एनी अनप्लेजेंट साउंड, एनी अनप्लेजेंट साउंड इज नॉइज, ठीक है, जो भी हमें अच्छा नहीं लगता। और म्यूजिक क्या है, म्यूजिक है प्लेजेंट साउंड। तो कभी कभी क्या होता है, किसी को अगर कोई तेज साउंड, तेज म्यूजिक जो है, तेज आवाजें जो है म्यूजिक लग रही हैं, लेकिन दूसरे के लिए वो नॉइज भी हो सकती हैं। आ गई बात समझ में। तो ये तो आ गया डिफरेंस नॉइज और म्यूजिक में। जब बहुत ज्यादा नॉइज प्रोड्यूस होता है तो हम बोलते हैं उसको नॉइज पॉल्यूशन। तो आप सुनते हो अपने चारों ओर हॉन्किंग की आवाजें, इंडस्ट्रीज की आवाजें, है ना, प्लेन्स वगैरह जाते हैं उनकी आवाजें। तो ये आवाजें जो हैं ये क्या करती हैं, नॉइज पॉल्यूशन करती हैं, हमें इरिटेटिंग लगती हैं। तो इसको हम बोलते हैं नॉइज पॉल्यूशन, ठीक है। तो नॉइज पॉल्यूशन के क्या नुकसान है, 80 डेसिबल जो लाउडनेस की वो थी ना, 80 डेसिबल क्या है, DECIBEL, 80 डेसिबल जो है उससे ज्यादा लाउडनेस की जो साउंड होती है, लाउड साउंड, वो हमारे कानों के लिए खराब है। इससे ज्यादा साउंड हम जब बार बार सुनते हैं तो एंजाइटी हो जाती है, ब्लड प्रेशर हो जाता है,
और सिर दर्द होने लगता है, ठीक है ना, और कभी कभी कान भी खराब हो सकते हैं आने वाले टाइम पे अगर हम कॉन्टिन्यूसली इसको फेस कर रहे हैं तो नॉइज पॉल्यूशन को, ठीक है। तो ये तो आगे इसके हार्मफुल इफेक्ट, तो इसका मतलब इसको प्रिवेंट करना जरूरी है। तो प्रिवेंशन के लिए क्या है, सबसे पहले तो जो अननेसेसरी हॉकिंग होती है ना, पूरा ट्रैफिक रुका है, रेड लाइट हो रही है, फिर भी लोग हॉर्न दे रहे हैं, तो हॉकिंग नहीं करना चाहिए इतना, ठीक है ना। इट इज लाइक एन अब्यूज ऑन द रोड, ठीक है, किसी को गाली देने के बराबर है, बार बार आप हॉर्न करे जा रहे हो, वो हट ही नहीं सकता आगे से। तो हॉकिंग को सबसे पहले रोकना चाहिए। अननेसेसरी जो लाउड स्पीकर्स लगा लेते हैं, डीजे लगा लेते हैं इतने तेज तेज, वो सब रोकना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जो है, जहां पे जो ये सड़कें हैं ना, सड़कों पे बहुत सारा ट्रैफिक चलता है, तो उसके दोनों ओर पेड़ लगे होने चाहिए। पेड़ क्या करते हैं, साउंड को एब्सॉर्ब कर लेते हैं, तो पेड़ों का होना बहुत जरूरी है। तो देखो पेड़ हमारे को इतनी सारी चीजों के अलावा नॉइज पॉल्यूशन से भी बचाते हैं, ठीक है। तो ये सब, और कहीं अगर ऐसा है ऑडिटोरियम वगैरह कहां पर ज्यादा वो है, तो वहां पे क्या करते हैं, साउंड एब्सॉर्बिंग मटेरियल लगा देते हैं, जैसे कुशन और जैसे कारपेट वगैरह बिछाते हैं वो। आप मूवी हॉल में देखते होगे कि सारा फ्लोर भी कारपेटेड होता है, वॉल्स में भी साउंड एब्सॉर्बिंग मटेरियल लगा होता है, उसके अलावा चेयर्स भी सारी कपड़े से रोल्ड होती हैं। तो क्यों, क्योंकि वो साउंड ना अननेसेसरी वो ना हो, बाहर ना जाए, और उसके अलावा भी वो उसका रिफ्लेक्शन होके वो खराब होता है। तो वो सब चीजें साउंड एब्सॉर्बिंग मटेरियल हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ईयर की। ये ना हमारे ईयर का स्ट्रक्चर है जो मैंने ड्रॉ कर दिया है। तो ईयर में आप ये जो देखते हो बाहर से ईयर पिन्ना, ये क्या कर रहा है, साउंड को कलेक्ट कर रहा है। साउंड यहां से एंटर कर रही है और इस ईयर कैनाल में जा रही है ऐसे ऐसे करके, और यहाँ पे इसके एंड में ना एक पर्दा, जिसको बोलते हैं कान का पर्दा, ईयर ड्रम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, तो ये हमारी यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक यूस्टेशन कैनाल लिखा हुआ है। यूस्टेशन कैनाल ना बैलेंस करने के लिए काम में आते हैं, उसको छोड़ दो। और फिर उसके बाद जो आपका इनर ईयर होता है, यहाँ पे ना ये 3 बोन्स होती है। तो 3 बोन्स को वैसे ना अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा हुआ है, हैज होता है, या फिर आप इसको कह लो मिस, ठीक है। तो मैं हैज का फुल फॉर्म बता देती हूँ। हैज जो है, कान की 3 हड्डियां हैं जो साउंड को एम्पलीफाई करती है। मतलब एम्पलीफाई मतलब साउंड अगर ऐसे आ रही है तो उसको थोड़ा ऐसे कर देंगे, है ना, तो एम्पलीफाई कर देंगे, एम्पलीट्यूड बढ़ा देंगे। तो हैज को हम बोलते हैं हैमर, और ए को ए से आ जाएगा हैमर, एनविल और स्टिरअप, ठीक है। हैमर को हम मैलिस भी बोलते हैं, ठीक है, और एनविल को इंकस और स्टिरअप को स्टेप। तो ये MIS बोला, अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा हुआ है, दोनों का मतलब सेम है, मैलिस, इंकस और स्टेप, या फिर हैमर, एनविल और स्टिरअप। ये वाली जो हड्डी है ना हमारी बॉडी की 206 हड्डियों में से सबसे छोटी हड्डी है, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो वाइब्रेशन आ रहा है उसको एम्पलीफाई कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये यहां से जाके इनर ईयर में, ये मिड ईयर है, ये इनर ईयर है, इनर ईयर में पहुंच जाते हैं, और वहां पे क्या होता है, कॉक्लिया वाइब्रेशन को कलेक्ट सब करता है, और उसके बाद ये ऑडिटोरी नर्व जो होती है इस साउंड को ब्रेन तक पहुंचाती है। तो ये हमारा सुनने का सारा सिस्टम है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, किसी किसी का कान खराब होता है, कभी कभी तो ये बाय बर्थ भी होता है। और जिनको बाय बर्थ होता है ना, क्योंकि जो भी चीज है, जो भी बच्चा सुनता है लैंग्वेज, वो कैसे सुनता है, कैसे बोलता है, सुन करके। जब उसने सुना ही नहीं तो वो बोल कैसे सकता है ठीक से, तो ये बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए जो है उनके लिए साइन लैंग्वेज आती है, जिसको आप न्यूज वगैरह देखते हो, अलग अलग अल्फाबेट के लिए अलग अलग साइन होते हैं, जिसको कि वो लोग यूज करते हैं साइन लैंग्वेज, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि कभी कभी ना ये कॉक्लिया वगैरह का इम्प्लांट हो जाता है, तो वो भी सुन सकते हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, एक हियरिंग एड लग जाता है। हियरिंग एड क्या करता है, उसमें ना 3 पार्ट होते हैं। एक होता है जो साउंड आ रही है उसको रिसीव करेगा, जो कि माइक्रोफोन है, फिर उसको इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट कर देगा, फिर उसके बाद वो जो है उसको एम्पलीफाई कर देगा, ठीक है। माइक्रोफोन ने साउंड को लिया और इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट कर दिया, फिर उसके बाद क्या होगा, उसमें एम्पलीफायर होगा जो कि उसको एम्पलीफाई कर देगा साउंड को, और तीसरा पार्ट उसका होता है स्पीकर, जो कि उस आवाज को अब इस इंसान के कान में जोर से बोल देगा, तो उसको जो है नॉर्मल बोली हुई बात आराम से सुनाई देगी, किसी और को चिल्लाना नहीं पड़ेगा उसको बोलने के बताने के लिए, ठीक है। एज के साथ हियरिंग इंपेयरमेंट थोड़ा सा हो जाती है, थोड़ा सुनने का हार्ड ऑफ हियरिंग जिसको बोलते हैं वो हो जाता है एज के साथ।
तो ये जो है इस तरह से जो हमारे ये होते हैं, ये वर्क करते हैं। तो साउंड का चैप्टर खत्म हो गया। मैंने आपसे बोला जरूर इसको अच्छी तरह से रिवाइज करो, जो भी क्वेश्चंस है वो पूछो मुझसे, क्योंकि ये आपका अगले साल भी आने वाला है 9th में। ठीक है, तो मैं हूं दीपा और ये है दीपा's ट्यूटोरियल। अगर आपको पसंद आता है लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।